नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब से नेपाल के अंदर एक तथाकथित जेनजी आंदोलन हुआ है, तब से भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हसरतें परवान चढ़ रही हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। भारत में भी जो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको हटाने के लिए यहां पर भी कोई आंदोलन हो जाए, क्योंकि आप इलेक्टोरली तो आप कर नहीं पा रहे हैं, आइडियोलॉजिकली नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया सड़क पे क्योस मचाकर ही कुछ कर लिया जाए। तेलंगाना का पूर्व मुख्यमंत्री है केसीआर, उसका बेटा है केटीआर, एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, बहुत सारे युवा सामने बैठे हुए थे, अति उत्साह में पूछ लिया भारत में जेनजी आंदोलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 1.5 लोग हाथ उठाते हैं, वहीं पर उसका फैक्ट चेक हो जाता है कि असल में देश चाहता क्या है। उसके बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बेहतर आईटी सेल हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर उनसे समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए जो उनके बॉट्स वगैरह हैं, आपको समझ आएगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का युवा परेशान है और बस कुछ होने वाला है, उसे हवा देने का प्रयास है। पूरे देश में छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में युवाओं को पेपर लीक के नाम पर बिठाया गया। देखिए, उनकी मांग जेन्युइन हो सकती है, पेपर लीक हुआ है तो जेन्युइन मांग है, बेहतर तरीके से पेपर होना चाहिए, ये प्रबंधन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उस आंदोलन में बैठकर आप भगवा को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, देश के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान की आड़ लेकर कुछ भी कहेंगे, तो समझ आता है कि किस प्रायोजित मानसिकता के साथ आप बैठे हैं। उसके बाद बरेली में कुछ लोग उतरे, उन्हें भी जेनजी आंदोलन में डेमोक्रेसी की टेंशन हो गई थी। अब दिक्कत ही हो गई, वो बाबा का राज्य था, गर्मी ज्यादा थी, पुलिस ने कहा ठीक है भैया आओ प्रसाद बांटते हैं। कुछ लोग तो बिना जूते चप्पल के प्रसाद लेने भाग लिए। तो इन सब को देखकर भारत में कि भैया देखो वहां पर भी लोग निकल गए, वहां पर भी लोग निकल गए, भारत में बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग सेलिब्रिटीज या नेता हैं जिनको लग रहा है भैया बस अब देश में कुछ होने वाला है और इसका फायदा हम उठाते हैं। उन्हीं में से एक था सोनम वांगचुक। आज बात होगी कि किस तरीके से सोनम वांगचुक ने पूरी पटकथा लिखी, पुलिस किस तरीके से उठा गई, उठा के उसे उठा के क्या टांग के ले गई, उस पर किस तरीके से एनएसए लगने वाला है, और वो 5 सबूत उन फंडिंग के जो सोनम वांगचुक के पास पैसा पहुंच रहा था, कि वो 5 सबूत आज उसकी बात होगी। और क्यों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा दुख हो रहा है। सबसे पहली बात, जो सोनम वांगचुक 10 तारीख से ये आंदोलन पर बैठा है कि भैया 4 मांग है, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, 2 एमपी होने चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, 6 शेड्यूल में आना चाहिए। भैया दूसरी तीसरी मांग सरकार मानने के लिए भी तैयार है और ऑलरेडी बहुत सारी उस पर बैठकें हो चुकी है, 6 तारीख को बैठक थी। लेकिन फिर भी एक और रही स्टेटहुड की बात और 6 शेड्यूल की बात, मिलना चाहिए। मैं मान लिया एक बार को, आपकी एक बार को मान ली बात, लेकिन क्या अभी कंडीशन है क्या लद्दाख की वो देने के लिए? देखिए बहुत सारे सीमावर्ती राज्य हैं जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या वो सिचुएशन अभी है? अभी तो जम्मू कश्मीर के लिए वो स्थिति नहीं है। तो जब होगी तो वो पूरी कर दी जाएगी। और दूसरी चीज, ये एकाएक पूर्ण राज्य की जो मांग करने लगा सोनम वांगचुक, भैया अभी तक तो जब 370 हटी थी तो यही तो कह रहा था, अरे मोदी जी 30 साल पुरानी हमारी मांग है, आपने मान ली है, यूनियन टेरिटरी बना लिया है, हम बहुत खुश हैं। अचानक से पूर्ण राज्य की मांग कहां से आ जाती है? अचानक से 6 शेड्यूल की मांग कहां से आ जाती है? और सोनम वांगचुक की जो ये मांग है ना यूटी की, अब तक यूटी की मांग थी, 1964 में भी यूटी की मांग हुई थी, 1989 में भी यूटी की मांग हुई थी, और बड़े आंदोलन हुए थे, ज्ञापन हुए थे, लेकिन कभी पूर्ण राज्य नहीं मांगा गया, लेकिन अब मांगा जाने लगा। इसीलिए 1995 में तो बल्कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी इसी के लिए। लेकिन अचानक से भैया पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, 6 शेड्यूल में चाहिए, क्योंकि अगर 6 शेड्यूल में पहुंच जाता है तो ऑटोनोमस रीजन बन जाएगा, वहां की लोकल पब्लिक के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। और जो वहां पे डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, लद्दाख सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बेहतर जगह है, साल में 320 दिन वहां पर सूरज निकलता है, उसके लिए आपको जमीन अधिग्रहण में दिक्कत हो जाएगी, रेयर अर्थ एलिमेंट है वहां पर बहुत सारे, उसे निकालने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए 6 शेड्यूल के लिए सरकार कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन इन लोगों को तो चाहिए भैया अभी हो। और दिक्कत इन्हें कहां से हुई, जब 21 अगस्त को इनकी 134 एकड़ जमीन सरकार ये कहते हुए वापस ले लेती है कि भैया जब 2018 में आपको अलॉट हुई थी, आपने जिस चीज के लिए ली थी, आपने 6-7 साल कुछ नहीं किया उसके ऊपर, और कंडीशन ये थी कि आपको 1 साल के अंदर उसमें काम शुरू करना है। और पैसे की कमी नहीं है, क्यों नहीं है बताऊंगा, बहुत सारे फंडिंग के सोर्सेज हैं,
सारे सबूत के साथ बता रहा हूं, और वो कुछ होता नहीं है। उसके बाद अब 10 तारीख को आंदोलन पे बैठ जाते हैं क्योंकि आपकी 21 तारीख को जमीन ले ली गई। और उसके बाद किस तरीके से ये आंदोलन हिंसक हो जाता है, 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है, 80 से ज्यादा घायल हो जाते हैं, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान हैं। और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि सोनम वांगचुक को अगर आपने जेल में डाल दिया, खुद कहता है ये व्यक्ति कि अगर आपने सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया तो सोनम वांगचुक जितना जेल के बाहर खतरनाक है उससे ज्यादा जेल के अंदर खतरनाक हो जाएगा, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। यही मुगालता उमर खालिद को था, यही मुगालता शर्जिल इमाम को था, यही मुगालता वो कौन, वो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, उसे भी था, इंजीनियर राशिद को भी था। कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछता भाई। जब आपकी असलियत सामने आ जाती है कोई नहीं पूछता। खैर, अब जो पुलिस है, पहले सीबीआई पहुंची, जो इनकी संस्थाएं हैं उसकी जांच होनी शुरू हो गई है, ईडी की भी इसमें एंट्री हो गई है। अब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, और कोई अननोन लोकेशन बता रहा है, कोई कह रहा है जोधपुर जेल के लिए गया है, ठीक है, जहां पर भी है। तो एनएसए, नेशनल सेफ्टी एक्ट के तहत, एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को पुलिस ने शाम को उठा लिया। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब मीडिया वाले माइक मुइक लगा के बैठे हुए थे, अरे वांगचुक क्रांतिकारी आ रहा है। पता लगा बीच में से ही पुलिस उठा कर ले गई, क्योंकि यही क्रांतिकारी, यही नेताजी कह रहे थे कि भैया, उनकी वीडियो वायरल हो रही थी, ऐसे मास्क लगा के आना, ऐसे हुडी पहन के आना, ऐसे कैमरे से बचना, तब ये कुछ करना, यही कह रहे थे ना। तो आप ही उकसा रहे थे उस छोटे से लेह में जहां 35-40 हजार की आबादी है, आप ही के इंसाइटमेंट के कारण ये लोग सड़क पे हैं। हो सकता है आपने ना बुलाए हो, लेकिन आपकी बयानबाजी से उत्साहित होकर तो ये हुआ। मैं ये नहीं कह रहा जाकिर नायक ने हमला करवाया था बांग्लादेश के अंदर, लेकिन जाकिर नायक की बात सुनकर ही हमला हुआ था ना कैफे के अंदर। अब हो सकता है कि कहने पर भी हुआ हो, ये तो अब पुलिस जांच करेगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सोनम वांगचुक ये राजनीति करना चाह रहे थे कांग्रेस के समर्थन से, अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह भी पहुंचा था वहां पर, कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी पहुंचा था वहां पर। तो क्या कोई मिली भगत है क्या? ये सारे रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाले एक साथ ही मिल के कुछ करने का प्रयास है क्या? और क्या ये प्रयास था कि यहां पर ये चीजें हिंसक हों और नेपाल की तरह यहां कुछ गोलियां चले और उसके बाद छात्र आंदोलन जैसा कुछ खड़ा हो जाए और इसके नाम पर पूरे देश में कुछ किया जाए? क्या ये प्रयास था क्या? क्योंकि नेपाल में भी 14 लोगों की मृत्यु हो जाती है छात्रों की, उसके बाद एकाएक सब कुछ हो जाता है। क्या ये प्रयास था कि लद्दाख के अंदर? खैर, इस चीज को भांपते हुए सरकार ने पहले से ही प्रिकॉशन लिया और भाई साहब की गिरफ्तारी कर ली। अब तक तो एनडीटीवी और पता नहीं किस किस में बयानबाजी सब चल रही थी इनकी, और जो जनजी का सारा आंदोलन है ना, स्थान विशेष में घुस गया जाके। अब टेंशन में आ गए हैं, अब कोई साथ नहीं दे रहा। जगदीप धनखड़ को भी कहा था कांग्रेस ने, ठीक है साहब साहब आगे बढ़ो, वांगचुक को भी कहा, अब कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि 50 लोग नेपाली पकड़े गए, 100 लोग कश्मीर के डोडा से पकड़े गए। कहां से कौन कौन क्या कनेक्शन है सब निकल के सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर अब कोई साथ नहीं आएगा। वांगचुक साहब अकेले खड़े रह गए, वो और उनका मैग्सेसे अवार्ड, बस यही रह गया अब उनके पास। वो जो आमिर खान उनके नाम पर कई सौ करोड़ रुपए कमा गया, वो भी समर्थन में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और जिस जिस तरीके से उनकी जो फंडिंग के सोर्सेज हैं वो खुल के आ रहे हैं, वो और खतरनाक है। उनकी एक संस्था है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लद्दाख, इसी को मिला था वो 134 एकड़ की जमीन। 2023-24 में 6 करोड़ रुपए इनके पास थे, और 2024-25 में बढ़कर 6 करोड़ से 15 करोड़ हो जाते हैं। अचानक से एक साल में 9 करोड़ आ जाते हैं। और चुनावी साल है, ध्यान दीजिएगा, ये चुनावी साल है। और वहां पर लद्दाख के अंदर किस तरीके से एक तीसरा कैंडिडेट उतारकर कारगिल के वोट के नाम पर, कारगिल में जो मुसलमान हैं उनके वोट के आधार पर वो व्यक्ति जीत जाता है। तो बहुत कुछ चल रहा था इस दौरान। उसके अलावा इस हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख जो है, उसके 7 अकाउंट हैं, जिसमें से 4 अनडिस्क्लोज हैं। साथ ही जो फॉरेन रेमिटेंस है, इसको 1.5 करोड़ रुपए आया है, और वो भी तब जब एफसीआरए लाइसेंस नहीं है। एफसीआरए लाइसेंस यानी आपको जब विदेश से पैसा चाहिए होता है तो आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए कि भैया हम इसे इस मद में खर्च करेंगे, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपके पास आ रहा है, हमने इस चीज के लिए किया है, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सेवा का कार्य करेंगे। आप उससे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिकल आदमी किसी पॉलिटिकल काम के लिए एफसीआरए का लाइसेंस नहीं ले सकता है। लेकिन यहां तो नेताजी बन गए, अरे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, हसरत होगी ना, मुख्यमंत्री बनूंगा किसी दिन। उसके बाद
उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये है एक संस्था, इन्हीं की है। उसके 9 अकाउंट हैं, जिसमें से 6 अनडिस्क्लोज्ड है। उसके बाद शेसियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके 2024-2025 में 9.8 करोड़ का टर्नओवर था और प्रॉफिट था 1.14%। लेकिन उससे ठीक पिछले साल प्रॉफिट था लगभग 6.25%। अचानक से 5% प्रॉफिट गिर जाता है। कहां गया पैसा? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई? क्या नुकसान हुआ? जस्टिफाई कर पाएंगे क्या फुनसुक वांगडू साहब? सवाल निश्चित तौर पर उठ रहा है। और जो फंड है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो इनके और गीतांजलि नाम से कोई है, वो इसमें डायरेक्टर है। और इसको जो इनकी एनजीओ है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, उससे इस प्राइवेट कंपनी के अंदर फंड डाइवर्ट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख किस तरीके से 6 करोड़ से 15 करोड़ पहुंचता है? बिना एफसीआरए के 1.5 करोड़ रुपए आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, उसके 9 अकाउंट हैं, उसमें से 6 अनअकाउंटेड हैं। उसके बाद एक प्राइवेट इंडिविजुअल की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका टर्नओवर में उसका प्रॉफिट कम हो जाता है और एक एनजीओ से इसके अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक, इनके पर्सनल अकाउंट्स 9 पर्सनल अकाउंट है, जिसमें से 8 अनडिक्लेयर्ड अकाउंट है, जिसमें जिन अकाउंट से लगभग 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे जाते हैं 2021 से 2024 के बीच में। क्या करने गए थे वो पैसे? निश्चित तौर पर अब एजेंसियां उनका चेक करेंगी, ये 2.3 करोड़ कहां गए, किस चीज के लिए गए, किसे दिए, क्यों दिए, सवाल तो पूछे जाएंगे। और जो 5वां सबूत ये है कि भैया ये कह रहे हैं कि लद्दाख में डेवलपमेंट होगा, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट आ जाएंगी। ये फेक सोशलिज्म दिखाकर जिस तरीके से विकास का विरोध होता है, आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स का विरोध करते हैं और आप उन्हीं कॉर्पोरेट से सीएसआर फंड ले रहे हैं। उन्हीं कॉर्पोरेट का जो सीएसआर फंड होता है वो आपके प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, आपके इनोवेशंस में लग रहा है। वैसे कौन सा इनोवेशन है बता नहीं सकते। सोनम वांगचुक ये बता दे मैंने ये काम किया और ये देश में दुनिया में कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रोडक्ट है मेरा, ये सर्विस है मेरी, ये इनोवेशन है मेरा। उन्होंने कहा मैंने ग्लेशियल स्तूपा बनाए हैं, पानी की कमी दूर होगी, कहीं पर भी नहीं हुआ। कोई ऐसा विजन नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं मैंने ऐसी बिल्डिंग बनाई कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अरे साहब, दुनिया में, भारत में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो बहुत बेहतर बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेट प्रोवाइड कराए हैं। ऐसा आपने क्या खास किया? कोई पेटेंट है, कुछ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जिनकी HIAL है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, जिसके लिए 134 एकड़ जमीन थी, मेन वही है, वो लोकल डोनेशन उसे मिलता है। लोकल उसे भारत से लोकल डोनेशन मिल रहा है, एफसीआरए के अकाउंट में मिल रहा है, यानी विदेशी चंदे के अकाउंट में मिल रहा है, जो सेक्शन 17 का उल्लंघन है एफसीआरए कानून के। उसके अलावा एफसीआरए का लाइसेंस मिलने से पहले पैसा मिल रहा है। लोकल पैसा एफसीआरए के नाम पर मिल रहा है और एफसीआरए का लाइसेंस मिलने से पहले विदेश से पैसा आ रहा है, जो सेक्शन 11 का उल्लंघन है। और उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, भारत से पैसा आ रहा है और उसे डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, जो खुद में आईपीसी की धारा 467 का उल्लंघन है। तो ये तो अभी कुछ डिटेल्स निकल के आई हैं। कई 9 अकाउंट हैं, उसमें से 8 अनडिक्लेयर्ड हैं, 7 अकाउंट है, उसमें से 4 अनडिक्लेयर्ड हैं। एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए हैं एमएचए ने। बिना लाइसेंस के आप पैसा ले रहे हैं। लाइसेंस्ड अकाउंट में जो जहां से विदेशी पैसा आना चाहिए वहां आप लोकल पैसा ले रहे हैं। अपने ही एनजीओ में से अपनी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ज्यादा पैसा आ गया था क्या? हजम नहीं हो रहा था कि उधर 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 घुमाना? इसलिए शेल कंपनीज बनाई जाती हैं क्या? और जब सवाल पूछे जाने लगे इतना पैसा कहां से आ रहा है, तो साफ कहने लगे अरे भाई साहब, हमने तो सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी, ये चंदा नहीं है, सर्विसेज का पैसा है। स्विट्जरलैंड में, फला देश में हमने बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइड कराई है, उसके लिए हमें ये पैसा दिया गया। अब डिक्लेयर कीजिए, शपथ पत्र पर लिख कर देना पड़ेगा, तब समझ आएगा। जो नेता बनने की हसरत है ना, कि मेरे पीछे तो गहरा राज्य बैठा है, गहरे राज्य के लोग बैठे हैं, उन्होंने कह दिया भैया चलो ठीक है शुरू हो जाओ। अब समझ आएगा वांगचुक जैसे लोगों को, जब एनएसए में अंदर जाएंगे। जल्दी जमानत भी नहीं होती है। अमृतपाल सिंह बाहर नहीं निकला अब तक।
इंजीनियर राशिद बाहर नहीं निकला अब तक। यह स्थिति है। तो अब इन लोगों को जो बड़ा बनाया जाता ना, लार्जर देन लाइफ, अब समझ आएगा कि भैया वो दिन लद गए हैं। अब आपका अवार्ड, आपका नाम, आपके नाम पर पिक्चर बनी है, आपके आर्टिकल छपते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरिट पे बात होगी, जो किया वो भुगतो। अब समर्थन में एक दूसरा मैग्सेसे अवार्ड विनर उतर गया है, अरविंद केजरीवाल, और कह रहा है रावण का भी अंत हुआ था। किस तरीके से, अब मुझे नहीं पता ये किसे कह रहा है, अब क्योंकि मैं तो यहां अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की शब्दावली इस व्यक्ति की है, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से डर और अहंकार दोनों इस व्यक्ति के अंदर है, और फ्रस्ट्रेशन बार बार चुनाव हारने की, क्योंकि अपना ही संगी साथी गया है ना अंदर। भैया आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति चिपकाने के लिए उन 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार हो। अब पूर्ण राज्य मिल गया, 6 शेड्यूल में मिल गया, क्या बताओगे इनके घर वालों को? पूर्ण राज्य दिखाओगे क्या ले जाके? जो 80 लोग घायल हो गए हैं उनको क्या बताओगे, किस लिए किया था ये सब, और अचानक से पीछे हट जाते हो। खैर अब तो लंबे टांग दिए गए हैं, पुलिस अच्छा इलाज करेगी, उम्मीद है जल्दी। अगर ये जानकारियां पब्लिक डोमेन में, इतनी सारी जानकारियां आ गई हैं, तो अंदर और बहुत सारी चीजें होंगी, जो पूछताछ होगी, जो जानकारियां सामने आएंगी, उनको देखते हुए निश्चित तौर पर अब बहुत लंबा रह नहीं गया है वांगचुक साहब का खेल। अब कोई नया, इन्हें अपना मोहरा ढूंढना पड़ेगा, नया पिट्ठू ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कुछ थोड़े दिन हंगामा होगा, अभी मानसून सत्र आने वाला है, उसमें राहुल गांधी कूद जाएगा, अरे देखो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, मोदी जी ने उठा लिया है हमारे एक्टिविस्ट को, नेताजी को, जंतर मंतर पे भी हंगामे हो रहे, थोड़े बहुत दिन चलेगा ये नाटक वाटक, उसके बाद शांत हो जाएंगे, कुछ नया मुद्दा हाथ आएगा, कुछ नए काम पे लग जाएंगे। लेकिन जो लोग नेताजी बनना चाह रहे थे वांगचुक साहब, वो बलि के बकरे बन गए, उन्हें चढ़ा दिया गया, उनके नाम पर राजनीति होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।